नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। बात अब तक की बड़ी खबरों की करेंगे फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही हुई है। जिले के रेड़ी गांव के पास ग्लेशियर टूटा है, इसमें कई ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हुए, तो वहीं प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है कि इस तबाही में कितना नुकसान हुआ है। हालांकि इस घटना में जान माल की बड़ी संख्या में नुकसान होने की आशंका है। यह तबाही रविवार सुबह करीब 8 से 9 बजे के बीच हुई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि ग्लेशियर धौली नदी के किनारे बह रहा है। इस आपदा में करीब 150 लोगों के लापता होने की आशंका है। वहीं इस तबाही के बाद हरिद्वार, ऋषिकेश और श्रीनगर में अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपदा से निपटने के लिए आईटीबीपी के 200 से ज्यादा जवान बचाव कार्य में जुटे हैं। साथ ही एसडीआरजी की 10 टीमें भी रेस्क्यू कार्य में लगी हुई हैं। गृह मंत्रालय भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी के रीजनल रिस्पांस सेंटर गोचर से एक बड़ी टीम को रवाना किया है, जिसमें पर्वतारोही टीम के साथ ही तुरंत ब्रिज बनाने में माहिर जवान शामिल हैं। चमोली जिले के रेड़ी गांव के ऊपर वाली गली से ग्लेशियर टूटा है, जिससे यहां पावर प्रोजेक्ट ऋषि गंगा को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही धौलीगंगा ग्लेशियर की तबाही के साथ तपोवन बैराज को भी नुकसान हुआ है। ग्लेशियर टूटने से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को काफी क्षति हुई है। इससे नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने अलकनंदा नदी किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने की अपील की है। ग्लेशियर टूटने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे ग्लेशियर चमोली होते हुए ऋषिकेश तक पहुंचेगा। इसी को लेकर प्रशासन ने जोशीमठ, श्रीनगर तक हाई अलर्ट किया है। साथ ही लोगों को नदी किनारे से दूर रहने को कहा है। चमोली जिला प्रशासन ने धौलीगंगा नदी के किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों को बाहर निकालने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद मौके पर पहुंचकर लोगों को अलर्ट करने पहुंचे हैं। चमोली में ग्लेशियर टूटने के बाद वैसा ही माजरा सामने आया है जैसा मंजर 2013 में देखने को मिला था। आपको बता दें कि इसके पहले केदारनाथ घाटी में बादल फटने के बाद कुछ ऐसी ही तबाही का मंजर सामने आया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत तपोवन में हालात का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने जोशीमठ के तपोवन इलाके में सेना और आईटीबीपी के जवानों से ग्लेशियर टूटने के बाद हुए नुकसान की जानकारी ली। वहीं आपदा के बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चमोली जिले से आपदा की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभागों को स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि लोग किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार सभी आवश्यक कदम उठा रही है। सीएम ने प्रभावित क्षेत्र में फंसे हैं लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि घटना के बारे में पुराने वीडियो से अफवाह न फैलाएं। स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं, सभी को धैर्य बनाए रखना होगा। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम त्रिवेंद्र रावत से फोन पर बातचीत की और पूरे हालात का जायजा लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जितनी मदद करनी चाहिए केंद्र सरकार देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से बातचीत हुई है। वायुसेना को भी बचाव कार्य में शामिल होने के लिए अलर्ट किया गया। भारतीय सेना के 600 जवानों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में रवाना किया गया है। सेना अधिकारियों ने बताया कि करीब 600 जवान ग्लेशियर टूटने की वजह से बाढ़ की चपेट में आने वाले इलाकों में भेजे गए हैं। असम के बाद प्रधानमंत्री मोदी करीब 5000 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ करने पश्चिम बंगाल के हल्दिया पहुंचे, जहां उन्होंने रैली को संबोधित किया और उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने पर दुख जताया। चमोली के ग्लेशियर मामले पर पीएम मोदी ने कहा कि इस आपदा के समय उत्तराखंड के साथ पूरा देश है। गृहमंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के संपर्क में हूं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पूरा प्रयास कर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्यों बंगाल और असम के दौरे पर हैं, जहां बंगाल से पहले पीएम मोदी असम का दौरा किया, जहां उन्होंने असोम माला कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि विकास के लिए पूर्वोत्तर को लंबा इंतजार करना पड़ा अब तक। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 74वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करे और एमएसपी पर कानून बनाए। चरखी दादरी के कितलाना टोल प्लाजा पर कृषि कानूनों के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई, जिसमें किसान नेता राकेश शिकैत और गुरनाम सिंह चडोनी समेत कई किसान नेता मौजूद रहे और तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की अपील की गई। महापंचायत में आने से पहले किसान नेता राकेश शिकैत ने कहा कि आंदोलनकारी किसान प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के तैयार हैं। उन्होंने कहा वो पीएम मोदी के न्योते का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक में कहा था कि उनकी सरकार किसानों से बातचीत से बस एक फोन कॉल दूर है। इस पर राकेश शिकैत ने कहा कि पीएम मोदी अपना नंबर दें ताकि वो उन्हें फोन कर सके।
संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान नेता हरपाल सांघा और सुरजीत फूल को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि दोनों किसान नेताओं ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड के दौरान तय रूट का उल्लंघन किया था। हरियाणा के सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। आपको बता दें 26 जनवरी की हिंसा के बाद प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा बंद की गई थी। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किसान अब सरकार से नाउम्मीद हो चुके हैं, सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। किसानों का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 12 और 13 फरवरी को राजस्थान का दौरा करेंगे। पार्टी महासचिव और राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने यह जानकारी दी है। राहुल गांधी का राजस्थान में जारी किसान आंदोलन में शामिल होने का कार्यक्रम है, जहां वो किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत में कोरोना वैक्सीन 7 और वैक्सीनें तैयार हो रही हैं और देश के सभी लोगों को टीका लगाने की दिशा में काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि 7 नए टीकों में से 3 टीके परीक्षण के चरण में हैं। 2 टीके प्री क्लिनिकल चरण में, एक फेज 1 और एक फेज 2 के परीक्षण के चरण में है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा है। ऐसे में खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा को संबोधित कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी सोमवार को 10:30 बजे राज्यसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कृषि कानूनों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामा जारी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का योगदान दिया। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रतिनिधियों मोहन सिंह और राजेश पांडे को 11 लाख रुपए का चेक दिया। वहीं रविशंकर प्रसाद ने राम मंदिर के निर्माण के लिए दिए गए अपने योगदान पर खुशी जाहिर की। रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैंने भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का योगदान दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम में 5 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। आज ने 2 पूर्व विधायकों को इस उपचुनाव में टिकट दिया है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से 2 उत्तरी दिल्ली नगर निगम और 3 पूर्वी दिल्ली नगर निगम की सीटें। आपको बता दें कि इन सीटों के लिए 28 फरवरी को मतदान होगा और 3 मार्च को वोटों की गिनती होगी। वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली नगर निगम के 5 वार्डों में उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों में 4 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद का कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस इस पद के लिए उनकी जगह किसी दूसरे नेता का विकल्प तलाश रही है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता बनने की रेस में इस वक्त लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की दावेदारी भी इस पद के लिए बेहद मजबूत मानी जा रही है। गुलाम नबी आजाद को दोबारा विपक्ष का नेता बनने का मौका मिल सकता है, लेकिन उन्हें इसके लिए 2 महीने के बाद केरल से जीत कराना होगा। आपको बता दें कि अप्रैल में केरल की 3 सीटें खाली हो जाएंगी और उसमें 1 को कांग्रेस बरकरार रखने की उम्मीदें हैं। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पर हमला बोला। शरद पवार ने कहा कि जब सचिन किसी दूसरी फील्ड के बारे में बोले तो उस दौरान सावधानी बरतें। बता दें कि शरद पवार की प्रतिक्रिया किसान आंदोलन को लेकर सचिन के ट्वीट के बाद सामने आई। दिल्ली में ओखला के फेज 2 इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। यह घटना संजय कॉलोनी की है। वहीं आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से लाखों रुपए के नुकसान की खबर है। हालांकि गनीमत ये रही कि आग लगने के दौरान 30 से 40 लोग बस्तियों के अंदर फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू किया गया। झारखंड की राजधानी रांची से दिल्ली की ओर जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते स्टेशन स्टाफ की नजर पड़ गई और हादसा टला। उत्तराखंड में जल प्रलय के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के संबंधित विभागों और अफसरों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। सीएम ने कहा कि हालात पर पूरी मुस्तैदी के साथ नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ और पीएससी को भी अलर्ट किया गया है। प्रदेश के बिजनौर, वाराणसी, मिर्जापुर सहित गंगा किनारे के सभी शहरों में हाई अलर्ट है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बीजेपी पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी खुलेआम अपनों को लाने के लिए पिछला दरवाजा खोल रही है।
बांदा में बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के एजाज अहमद ने 483 मत से जीत हासिल की। वहीं दूसरे नंबर पर रामलखन को 476 वोट मिले। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही मची है। गंगा किनारे वाले जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। बिजनौर में गंगा किनारे बसे लोगों को अलर्ट करते हुए सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। प्रयागराज के नैनी में एक ट्रक में करंट उतरने से अचानक आग लग गई। वही मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वृंदावन में दो पक्षों में मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में तब्दील हुई। मारपीट में एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौन में करंट लगने से एक 29 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर करंट की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें उपचार के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कि बहराइच के इंडियन नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के जवानों ने 3 नेपाली महिलाओं से 18 किलो चरस बरामद की। गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ में पता चला कि वो नेपाल से भारत में चरस बेचने जा रही थी, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 5 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। बाराबंकी में कॉपी किताब की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आग लगने की वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। करनाल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी सौगात देते हुए जिले में 80 करोड़ की 24 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मथुरा में भी सड़क पर बंद हुई रोडवेज बस को श्रद्धालु और यात्रियों ने मिलकर धक्का लगाया। सरकारी बस को धक्का लगाते हुए यात्रियों के वीडियो की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। करनाल में आयोजित राहगिरी कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल शामिल हुए, जहां सीएम ने बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए खेलों में शिरकत की और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई। वहीं किसान आंदोलन को लेकर विदेशियों के ट्वीट पर मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी। सीएम ने विदेशी सेलिब्रिटीज को नसीहत देते हुए कहा कि यह भारत का अंदरूनी मामला है, उसमें बाहरी लोगों की दखलंदाजी कदापि शोभा नहीं देती है। सीएम मनोहर लाल ने राहगिरी कार्यक्रम में कहा कि 4 साल पहले करनाल से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसके बाद इसे प्रदेश के अलग अलग जगहों पर किया गया। फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने आम बजट को ऐतिहासिक बताया। साथ ही कहा कि किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। गुर्जर ने विपक्षी दलों को शायराना अंदाज में घेरते हुए कहा कि मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे, किस तरह सूरज को हटाया जाए। विपक्षी दलों का किसानों के हित में कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ेंगे, कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्ष का एक ही मकसद है कि किसी तरह किसान के नाम पर सरकार को अस्थिर किया जाए और देश में उपद्रव और हिंसा फैलाई जाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल 54 साल के राज में किसानों का भला नहीं कर पाए और अब किसानों के भले की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां पर आपको बता दें कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि अपने आप को किसान हितैषी बताने वाले दलों के राज में किसानों का शोषण किया गया और उन पर गोलियां बरसाई गई, लेकिन दिल्ली में दंगा होने के बावजूद पुलिस ने एक भी हवाई फायर नहीं की। बादरूगढ़ के ठीकरी बॉर्डर पर एक किसान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। किसान के शव बस स्टैंड के पास पेड़ पर लटका मिला। वहीं किसान ने सुसाइड नोट कर कृषि कानूनों को इसकी वजह बताया। आत्महत्या करने वाला किसान जींद के सिंघवाल गांव का रहने वाला था। कुछ दिन पहले ही वो अपने गांव से टीकरी बॉर्डर पहुंचा था। फिलहाल किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बादरूगढ़ में दलाल खाप 84 की किसानों के समर्थन में पंचायत हुई। इस पंचायत में हजारों की संख्या में लोग तिरंगे के साथ शामिल हुए। उसमें खाप प्रतिनिधियों ने किसान आंदोलन को मजबूत करने का फैसला किया है। पंचायत के दौरान खाप प्रतिनिधियों ने फैसला लिया है कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए हर घर से एक शख्स को आंदोलन में सहयोग करना होगा और उसके लिए हर परिवार से सहयोग की अपील की जाएगी। कैथल में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने विरोध प्रदर्शन किया और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के आवास का घेराव किया। इस दौरान राज्य मंत्री के आवास पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात रहे। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी कई मांगों को लेकर पहले जवाहर पार्क एकत्रित हुए, उसके बाद शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए मंत्री के आवास का घेराव किया। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। यह फैसला आगामी बजट सत्र को लेकर है। आपको बता दें कि सीएम जयराम ठाकुर 8 मार्च को आगामी वित्त वर्ष का बजट सदन में प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से शुरू होगा और यह बजट सत्र 20 मार्च तक चलेगा। आपको बता दें कि बजट सत्र का आगाज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ होगा। प्रदेश में बजट सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। बजट सत्र में 5 और 19 मार्च को 2 दिन गैर सरकारी सदस्य दिवस होगा। प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र कोरोना संक्रमण के चलते नहीं हो सका था।
जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव फिर टल गया। कोरम पूरा न होने के चलते चुनाव को टालना पड़ा है। अब जिला परिषद कुल्लू के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव 11 फरवरी को होगा। हिमाचल सहित देश के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है। शिमला में बर्फबारी से 20 साल का रिकॉर्ड टूटा। शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, किन्नौर, कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति में भी हिमपात हुआ। सभी पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके नजर आए। हिमाचल में बर्फबारी से जहां पर्यटक और किसान खुश हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए परेशानी खड़ी है। दरअसल हिमपात के बाद प्रदेश की कई सड़कें पूरी तरह से ब्लॉक हो गई हैं। प्रदेश में बेशक हिमपात थम गया, लेकिन दुश्वारियां बरकरार हैं। प्रदेश में 400 से ज्यादा सरकारी बसों के रूट चेंज किए गए हैं, जबकि बर्फबारी के चलते प्रदेश पथ परिवहन निगम के 472 रूट प्रभावित हैं। प्रदेश में भारी हिमपात के बाद दुर्गम और ऊंचे इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहां लोगों की लाइफलाइन कहे जाने वाले 3 बड़े नेशनल हाईवे समेत 461 सड़कें अवरुद्ध हो चुकी हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 10 करोड़ 60 लाख को पार कर चुके हैं। 23 लाख से ज्यादा मरीजों की मौत, 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा ठीक हुए हैं। भारत में ग्राफ नीचे आया है। 11,900 से ज्यादा नए केस सामने आए। 11,000 से ज्यादा ठीक। 24 घंटे में 71 लोगों की मौत हुई। भारत में संख्या 1 करोड़ 8 लाख को पार कर चुकी है। 1 करोड़ 5 लाख से ज्यादा ठीक। 1,55,000 से ज्यादा की मौत हुई है। राजधानी जिले में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 6,35,000 को पार कर चुका है। 1,174 से ज्यादा का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल मामले 6 लाख को पार कर चुके हैं। 8,680 से ज्यादा की मौत, 4,450 से ज्यादा एक्टिव है। हरियाणा में संख्या 2,68,000 को पार कर चुकी है। 2,64,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। इंग्लैंड की टीम 578 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। भारत की ओर से अश्विन और जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट लिए। शहबाज, नदीम और ईशांत शर्मा को 2-2 विकेट मिले। जरूट ने शानदार दोहरा शतक लगाते हुए 218 रन बनाए। टेस्ट मैचों में जरूट को यह लगातार तीसरी 150 से ज्यादा पारी है। जरूट समय टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के अगले 2 साल के शेड्यूल का ऐलान हुआ। बीसीसीआई ने 2023 तक के शेड्यूल की घोषणा की है। विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम अगले 15 महीने नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलेगी। 2021 से 2023 के बीच 3 वर्ल्ड कप भी खेले जाएंगे। इसमें 2 T20 और वनडे वर्ल्ड कप शामिल हैं। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत करेगा। साथ ही 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भी भारत करेगा। आईपीएल 2021 के लिए 18 फरवरी को खिलाड़ियों की नीलामी होगी, जिसके लिए 1097 खिलाड़ियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। बीसीसीआई के मुताबिक 814 भारतीय और 283 विदेशी खिलाड़ियों ने नीलामी के लिए अपना नाम दिया है। 2021 में पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी खेलते नजर आ सकते हैं। दरअसल ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर ने नीलामी के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उन्होंने अपना बेस प्राइस 20 लाख रुपए तय किया है। किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रोल होने पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी ने पलटवार किया। मीना हैरिस ने अपनी जलती हुई तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि अगर भारत में होती तो मेरा आखिर क्या होता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट गैप पर अकाउंट बनाया, जहां उन्होंने पोस्ट भी शेयर किया। आपको बता दें, कैपिटल हिल की घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने हमेशा के लिए बैन कर दिया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो जबरदस्त विस्फोट हुए, जिसमें 2 लोगों की मौत हुई जबकि 28 लोग घायल हैं। बता दें कि यह हमला तब हुआ जब पाकिस्तान ने जन रैली आयोजित करके कश्मीर एकजुटता दिवस मनाया। भारत के साथ वियतनाम की नजदीकी बढ़ने देख चीन परेशान है, जिसे देखते हुए चीन ने वियतनाम के नजदीक अपना एक मिसाइल बेस बनाया है, जहां ड्रैगन जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल को तैनात किया गया है। भारत के बाद अब चीन में नेपाल की कोरोना वैक्सीन देगा, जिसकी जानकारी चीनी अधिकारियों ने देते हुए बताया कि नेपाल को अनुदान के तौर पर टीकों की 5 लाख खुराकें भेजी जाएंगी। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने पर बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने ट्वीट किया। सोनू सूद ने कहा, उत्तराखंड हम तुम्हारे साथ हैं। धोखाधड़ी के मामले में एक्ट्रेस सनी लियोन से केरल पुलिस ने घंटों पूछताछ की है। आपको बता दें, सनी लियोनी पर आरोप है कि उन्होंने कोच्चि में 2 प्रोग्राम में शामिल होने के लिए 29 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वो कार्यक्रम में नहीं पहुंची। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। जमानत मिलने के बाद फारूकी ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा करने के बाद की। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने मुनव्वर फारूकी को जमानत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी थी। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अंकिता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोणे के साथ गाना गाते हुए नजर आ रही हैं।
तो चलिए बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।